आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा का कच्छ दौरा है। शाम 5:45 पर भुज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। रात 7 बजे गांधीधाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 7 से 8:35 तक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर गांधीधाम में आयोजित होगा, जहां शिरकत करेंगे सीएम। रात 8:35 पर कार्यक्रम में से प्रस्थान कर जाएंगे। रात 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो सीएम भजनलाल शर्मा का कच्छ दौरा है। शाम 5:45 पर भुज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रात 7 बजे गांधीधाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 7 से 8:35 तक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें शिरकत करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर गांधीधाम में इसका आयोजन होगा। शाम 5:45 पर भुज एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम। रात 7 बजे गांधीधाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन 8:35 तक वहीं रुकने का कार्यक्रम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में ये बैठक होगी। पहले मंत्रिमंडल और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में नई नीति और कई बड़े फैसले हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, आज कैबिनेट की बैठक है और जो कि पहले स्थगित हो गई थी, फिर अब आज होने वाली है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए सौरभ, आज की कैबिनेट की मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 3 बड़े मुद्दों पर आज फैसला हो सकता है जी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर, क्या एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, हाँ। इसका आज निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में आ सकता है। इसके साथ ही तबादलों को लेकर लगातार लंबे समय से विधायकों की तरफ से मांग की जा रही थी और जनता की तरफ से मांग आ रही थी कि आखिर जो तबादले हो रहे हैं उसको लेकर कोई नीति आएगी या कब खुलेंगे, क्योंकि पूरे 1 साल के बीच केवल 10 दिन के लिए ही तबादले खुले हैं। ऐसे में तबादलों को लेकर नीति आ सकती है। नए जिलों को लेकर जो अभी भी कई जगह सस्पेंस बरकरार है, उसको लेकर भी ये बात हो सकती है। यानी कि 3 बड़े अहम फैसलों के साथ साथ ही जनहित से जुड़े हुए कई मसलों पर चर्चा होगी, चाहे वो पेयजल से जुड़ी हुई योजनाएं हो, चाहे वो जमीन के आवंटन के मामले हो, चाहे वो नई नीतियां लाने के मामले में हो। 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी, इसके बाद 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी और 4:30 बजे करीब सीएम भजनलाल शर्मा कच्छ के लिए रवाना हो जाएंगे। और उससे पहले आज एक और बड़ा कार्यक्रम, जो 3 दिन के लिए लगातार विधायकों से संवाद का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है सौरभ, उस कड़ी में आज कोटा संभाग के विधायकों से वार्ता होगी। 11 बजे से 1 बजे तक 1 to 1 संवाद होगा, फीडबैक लिया जाएगा, विधानसभा बार ये फीडबैक लिया जाएगा। सरकार की तमाम योजनाएं कितनी धरातल पर उतर रही हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके पीछे क्या कोई विधायकों के और अधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव तो नहीं है, विधायकों और मंत्रियों के बीच कोई तालमेल का अभाव तो नहीं है, जिसका खामियाजा कहीं जनता को भुगतना पड़ रहा हो। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही चर्चा के जो बड़े विषय आने वाले दिनों में, चाहे जनवरी में लगने वाले रोजगार उत्सव मेले हो, उद्घाटन हो, तमाम कार्यक्रम हो, इन पर चर्चा होगी। और जो बजट घोषणाएं हो जमीनी धरातल पर कैसे लागू हो रही हैं और सही समय पर उनकी डिलीवरी हो, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बजट सत्र में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर हर विधानसभा के हिसाब से, क्योंकि विधानसभा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगामी जो बजट सत्र है उसको बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से सरकार तैयार कर रही है। देखिए सौरभ जी, सरकार का मकसद है कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए, और वो तभी संभव है जब हम विधानसभा वार, जिलेवार योजना बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे। एक विधानसभा की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसमें जो सबसे बड़ा उन्होंने फोकस किया, 1 जिला 1 उत्पाद, 1 जिला 1 खेल, 1 जिला
एक प्रजाति, ऐसे करीब 5 अलग अलग जो फोकस किया गया है जिलों पर, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा सौरभ कि राजस्थान के हर जिले में अलग अलग विशेषताओं का भंडार है, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, चाहे किसी विशेष उत्पाद की दृष्टि से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, चाहे कहीं खादी का बहुत अच्छा कार्यक्रम काम हो रहा हो, चाहे ब्लू पैट्री का काम बेहतर देखने को मिल रहा हो। ऐसे में हर जिले के पास अपनी एक खुद की मौलिक संपदा है, या मैं कहूं कि मौलिक विशेषताओं से भरपूर जिले की उन विशेषताओं को आगे किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल जगत में आगे बढ़ाने के लिए एक जेल एक खिला नीति पर भी सरकार काम कर रही है। अगर एक जिले में एक खेल को फोकस किया जाएगा तो उस जिले की तमाम जो प्रतिभाएं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे में अगर हर जिले में एक खेल को ध्यान में रखते हुए आपने एकेडमी खोली या उन पर विशेष फोकस किया तो निश्चित रूप से प्रदेश भर की प्रतिभाओं को आगे आने में मदद मिलेगी। तो कैसे ग्रामीण प्रतिभाओं को जो खेल जगत में अच्छा कर सकती हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में लगातार भजनलाल सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है, आपने देखा होगा जी, ERCP का मामला हो या यमुना विवाद का मामला हो, सबसे पहले भजनलाल सरकार ने आते ही इन मुद्दों पर फोकस किया और आगे भी हर खेत को पानी मिल सके इस कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो जो मैं कहता हूं लगातार कि 4 जातियां जो PM मोदी कहते हैं, उन जातियों को फोकस करके उन केंद्र में रख के, मजदूर है, युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, इनको केंद्र में रखकर सरकार तमाम योजनाओं को मूर्त रूप दे रही है। और आज उसी कड़ी में जो संवाद होगा कोटा संभाग के विधायकों से, उनसे भी पूरे कोटा संभाग के हर जिले का, हर विधानसभा का फीडबैक लिया जाएगा। एक बात और इसमें रहेगी, क्योंकि एक चर्चा और चल रही है सौरभ कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर क्या तस्वीर सामने आ सकती है। तो देखिए, हालांकि ऐसे संवाद में इस तरह की चर्चा नहीं होगी। चर्चा राजस्थान के विकास के रोड मैप को लेकर होगी, आगामी बजट को लेकर होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा निकलता है किसी मंत्री को लेकर विधायकों का फीडबैक लगातार नेगेटिव आता है, या किसी अधिकारी को लेकर तमाम विधायकों का फीडबैक नेगेटिव आता है, तो निश्चित रूप से उन पर गाज गिर सकती है। या किसी अधिकारी को लेकर या मंत्री को लेकर अगर सकारात्मक फीडबैक मिलता है तो उनका प्रमोशन भी हो सकता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है, ये इसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की चर्चाएं चल रही है उस पर भी एक मोटा मोटा फीडबैक CM ले सकते हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और आज मंत्रिमंडल की भी बैठक है और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। साथ ही कोटा संभाग के जो विधायक हैं उनसे 1-to-1 संवाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। खबर कोटपुतली से है, जहां ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू मामला NDRF टीम के महावीर प्रसाद और जयवीर कैप्सूल के जरिए उतरे 170 फीट गहरे गड्ढे में नापा जा रहा ऑक्सीजन लेवल। 20-20 मिनट तक गड्ढे में जाकर भौगोलिक स्थिति और वातावरण की जानकारी ली जा रही है। जल्द ही एल बैंड सुरंग की खुदाई होगी। हालांकि बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन काफी चिंतित है। 20-20 मिनट तक गड्ढे में जाकर भौगोलिक स्थिति और वातावरण की जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें, कैप्सूल के जरिए 170 फीट गहरे गड्ढे में NDRF की टीम के लोग अब उतर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन चिंतित है। तो रेस्क्यू का छठा दिन और इस समय परिवार की हालत जो बेहद दुखद है, सभी को चिंता है। तमाम ग्रामीण अब किसी चमत्कार की आस पर डटे हुए हैं। बेहद लंबा समय चेतना के रेस्क्यू में लगा और राजस्थान का अब ये सबसे बड़ा चलने वाला रेस्क्यू बन चुका है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता हिमांशु सैन। हिमांशु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? गया है, उनके जो संसाधन हैं वो भी नीचे गए हुए हैं। लेकिन हालांकि बारिश के कारण अभी प्रशासन को टीम के लिए जो सुविधाएं हैं उनको भी पहुंचा रहा है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं, क्योंकि जो पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई है उसके चक्कर में अगर नीचे पानी भर गया हुआ तो थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जी,
ऐसे में हिमांशु, क्योंकि छठा दिन है और अब जो आस थी वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। उन परिवारजनों की भी जो खबरें आ रही हैं, बेहद दुखद स्थिति है वहाँ पर। अभी क्या कहना है वहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन लेवल जांच रहे हैं, नीचे की भौगोलिक स्थिति को जांच रहे हैं, क्या कहना है उनका इस बारे में? जी देखिए, लोग हताश हैं, ग्रामीण भी हताश हैं, यहाँ की परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन कहीं ना कहीं एक आस है, जो चमत्कार की आस है वो लगातार जारी है कि कहीं ना कहीं बच्ची बाहर आएगी और उसे अपने परिवारजनों से मिलने का मौका मिलेगा। तो एक चमत्कार की जो टकटकी लगाकर लोग बैठे हैं, कब चमत्कार हो, कब बेटी उनके सामने आए। ठीक है, ऐसे में खबरें ये भी आ रही थी हिमांशु कि वहां पर लोग आक्रोशित भी हो गए, जिस तरह से डिले किया गया इस पूरे प्रोसेस को, इस रेस्क्यू को, और बेहद दुखद रहा। लोगों में अब दुख के साथ आक्रोश भी भरा हुआ है हिमांशु। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन की लापरवाही है कि इतना समय क्यों लगा, उसको लेकर लगातार जो ग्रामीण है, परिजन है, वो हताश होकर आज सुबह उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो बात भी की कि भाई आप इतना देरी से क्यों कर रहे हैं, कि अगर वो कोई बड़े कोई लोगों की बेटी होती तो उसको बचा लिया जाता, लेकिन क्योंकि ये ऐसी हमारी बेटी है तो उसे निकाला नहीं जा रहा। ये उस माँ के शब्द हैं जो लगातार उस बच्ची के लिए रो रही है और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर भी सवाल उठा रही है। हिमांशु, आप 6 दिन से वहां पर डटे हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप दे रहे हैं। क्या कारण आपको नजर आते हैं कि 6 दिन लग जाना, और राजस्थान में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है अपने आप में, लेकिन सफलता किसी भी सफलता नहीं मिल पाई है, जो कि बहुत बड़े दुख का कारण है? जी बिल्कुल, देखिए जो पहली लापरवाही जो प्रशासन की तरफ से देखने को मिली वो ये थी कि वो पूरी तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पर निर्भर रही। कुछ घंटों के लिए उसने वो कोई एक्शन नहीं ले पाई, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए स्थानीय स्तर पर कोई भी इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थे। और दूसरी जो सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, जो ग्रामीण हैं वो भी कह रहे हैं, जो घर वाले हैं उसके बच्ची के दादा है, उन्होंने भी ये बात कही कि प्लान ए और प्लान बी जो उन्होंने बनाए थे तो एक साथ एग्जीक्यूशन में लाने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइलिंग मशीन है उसको यहाँ बुलाने में समय लगाया और फाइलिंग मशीन को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए जो उन्होंने काफी समय उसमें वेस्ट किया। जी बिल्कुल हिमांशु, काफ़ी सारी लापरवाहियां और जनता भी देख रही है और जनता भी निराश है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से। और अब एक ईश्वरीय कृपा कह लें, और क्योंकि आज तो अब परिवारजनों की भी टूट चुकी है, अब देखने वाली बात होगी कि ये रेस्क्यू अभी और कितनी देर तक चलेगा और कब बच्ची बाहर आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुकर से अगली खबर का, प्लास्टिक सर्जरी विभाग 2 साल से मांग रहा है बर्न इंस्टीट्यूट। आपको बता दें कि एसएमएस में रोजाना 7 से 8 केस आते हैं और 3 से 4 लोगों की प्लास्टिक सर्जरी होती है। एसएमएस के बर्न वार्ड में करीब 20 बेड की जरूरत। आपको बता दें कि बर्न इंस्टीट्यूट बनने के विभाग के डॉक्टर अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। एसएमएस मेडिकल अधीक्षक सुशील भाटी का कहना है कि सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा गया है। राजस्थान रोडवेज का आदेश फिर चर्चाओं में। क्या रोडवेज प्रबंधन ने निकाला तबादलों का नया तरीका? आपको बता दें कि दरअसल प्रदेश में हर विभाग में तबादलों पर बैन लगा हुआ है। एपीओ चल रहे 8 परिचालकों को नई पोस्टिंग देने के बाद चर्चा छिड़ गई है। कुछ दिन पहले अलग अलग आदेशों में 8 परिचालकों को एपीओ किया गया था। कल सभी परिचालकों को नई जगह पोस्टिंग दी गई है। 8 में से अधिकतर परिचालक ऐसे जिन्हें इच्छा अनुसार पोस्टिंग मिली है। विभाग में चर्चा है कि प्रबंधन ने चहेतों के लिए ये शॉर्टकट निकाला है। इससे पूर्व जून में भी प्रतिबंध के दौरान 4 अधिकारियों के हस्तांतरण पदस्थापन के आदेश हुए थे। तो अलग अलग तरीकों से पोस्टिंग दी जा रही है और हस्तांतरण किया जा रहा है, पदस्थापन किया जा रहा है। 8 में से अधिकतर परिचालक जिन्हें की इच्छा अनुसार पोस्टिंग मिल गई है। एक जनवरी 2025 से ट्रेनों के समय में बदलाव। स्पीड अप के लिए रेलवे की 1 जनवरी से नई समय सारणी। आपको बता दें कि राजस्थान से जुड़ी 66 ट्रेनों के समय में भी बदलाव होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे में ट्रेनों की नई समय सारणी लागू होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 66 ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी।
इससे ट्रेनों के समय में 5 से लेकर 90 मिनट तक की बचत होने वाली है। आपको बता दें कि 14:87 दिल्ली अजमेर ट्रेन के संचालन समय में 90 मिनट की बचत होगी। वहीं 04:855 बीकानेर रतनगढ़ के संचालन समय में 30 मिनट की बचत होगी। वहीं 22:99 7 झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर के समय में 30 मिनट की बचत होगी। वहीं 04:840 बाड़मेर भगत की कोठी के समय में 20 मिनट की बचत होगी। इसी तरह से तमाम ट्रेनों के जो समय है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और समय की बचत होगी। और भीलवाड़ा से खबर है, भीलवाड़ा के बनेड़ा के गांव कमलापुरा गांव में मोक्षधाम की सुविधा के अभाव के चलते लोग टीन शेड के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। बारिश के चलते टीन शेड में अंतिम संस्कार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते बारिश रुकने के बाद अंतिम संस्कार करना पड़ता है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टोंक के देवली में पुलिस थाने में युवक ने देवली के स्टेशनरी व्यापारी पर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित को भद्दी गालियां दी गई और वापस मंदिर की ओर दिखाई देने पर हाथ पांव तोड़ने की धमकी दी गई। नीमका थाना जिला कलेक्टर ने राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक हुई, जहां जिला अस्पताल की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। बैठक में जिला चिकित्सालय के समस्त वार्डों में पेशेंट्स बेड साइड कर्टन्स लगाने, चिकित्सालय के संपूर्ण भवन पर रंग रोगन करवाने, आयुष्मान आरोग्य रिसेप्शन रूम एवं महिला काउंसलिंग रूम में चेयर लगवाने, समस्त वार्ड एवं ओपीडी कक्ष हेतु मॉस्किटो किलर लैंप लगवाने, हार्मोन ऐसे मशीनों को चालू करवाने समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। खबर झुंझुनू से है, जहां पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू होनी है। इसी कड़ी में आरपीएससी के जरिए होने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 28 केंद्र पर इसका आयोजन किया गया है। वहीं इस बार परीक्षा में 5वें विकल्प के लिए 10 मिनट अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। आज दिनांक 28/12/2024 को वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग का सुबह की पारी में सोशल साइंस का पेपर है, जो कि 9:30 बजे आरंभ हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगा। 1 घंटे पहले समस्त विद्यार्थियों की एंट्री बंद कर दी जाएगी, जो कि निर्देश दिए गए हैं। इस बार 5 विकल्प जो हैं वो भरने हैं। इसके लिए विद्यार्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है और परीक्षा की जो एंट्री है वो चालू कर दी गई है। सभी महाविद्यालय में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। शांतिपूर्वक परीक्षा करा। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां ग्राम पंचायत हुक्मी खेड़ा के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सांसद विधायक निधि, एफएफसी, टीएफसी और संबलन योजनाओं के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। वहीं निर्माण कार्यों में गुणवत्ताहीन घटिया सामग्री से तकनीकी मापदंडों पर कमी का आरोप लगाया गया है। कचरा निस्तारण के नाम पर लाखों के फर्जी बिल वाउचर बनाकर भुगतान उठाने का भी आरोप लगाया है। सरकारी राशि से बने सामुदायिक शौचालय और सौर ऊर्जा लाइट को सरपंच द्वारा अपने घर में ही लगाने का आरोप लगाया गया है। वार्ड पंच गजराज सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने पंचायत समिति विकास अधिकारी लखन सिंह कुंतल को ज्ञापन सौंपा है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तहसील हिंडौन और जिला हमारा करौली, वहाँ से आए सर। फिलहाल में अब काम चल रहा है रोड पर। अब फिलहाल रोड पे काम चल रहा है, तो हमने बात नहीं कही भैया ऐसे तौर तरीका से रोड को बना जा, या बूढ़ा में तू रोड है मत बनावे। कैसी सड़क बन रही है? वो 2 फुट मिट्टी पे, उस पर कुछ नहीं डाला है, उसमें खाली माटी का भर्त किया है और ऊपर से इंटरलॉक करके, और वो उसने सीधा ही और गड्ढू ला रहा है बिछा के। हमने उससे न कही ये रोड वाला खोदने वाला आता है, इसको मट्टी को खुदवा दो, आप मट्टी दब जाएगी, इसको ग्रेवल कर लेना उसके बाद में, और इसको रोड है सही बना देना, पानी का निकास हो जाएगा, बढ़िया नाली बन जाएगी तौर तरीका में, और हमारा समाधान हो जाएगा। ठीक। हुक्मी खेड़ा है, तहसील सूरोट है, जिला करौली है।
और हमारी मेन समस्या ये है साहब कि रोड बनाया जा रहा है, उसमें जो इंटरलॉक ईंट लग रही हैं, इनमें मिट्टी में 2 फुट मिट्टी पे जमाया जा रहा है और कुछ नहीं है। जो भी कच्ची घटिया ईंट लगाई जा रही हैं, जिन्हें आप बजा के फोड़ेंगे बड़ा बड़ा फूटती हैं ये। और हमने उससे कही है तो सब उल्टे पड़ते हैं। और संकेत में किसको की शिकायत किससे? सरपंच साहब के खिलाफ शिकायत करी है इस रोड के बारे में। इस रोड को बढ़िया बनाओ, हमारे तो ये कहना है उससे। खबर टोंक से है, जहां पर नरेश मीणा और साथियों की रिहाई और समरावता गांव के लोगों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कल नगर फोर्ट में बड़ी जनसभा होगी। आयोजनकर्ता मुकेश मीणा ने बताया कि लाखों की तादाद में जनता यहां जुट रही है। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, विधायक इंदिरा मीणा समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महापंचायत का जो आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें बड़े नेताओं के तौर पे प्रहलाद जी गुंजल साहब आ रहे हैं, जो आप देख भी रहे हो कि हर जगह, हर कस्बे, हर ढाणी में जाके लोगों की सभाएं ले रहे हैं और पूरी जोर शोर से पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। उसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं, जैसे प्रताप सिंह खचरियावास जी है, उधर हमारे राम नारायण जी है, और जैसे हमारे बाप आदिवासी पार्टी के हमारे करीबन 3 विधायक है, और भी इसके अलावा जो और भी कई जो नेता है जिनके आने की संभावना है, इन सबकी संभावना है आने की। और बाकी वैसे अशोक चांद्रा जी की भी आने की संभावना। खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां पर एक युवक खुले हुए कुएं में गिर गया। बताया जा रहा है कि युवक उस कुएं में रात भर पड़ा रहा। सुबह होने पर युवक को लोगों ने चारपाई की मदद से बाहर निकाला। अचानक कुएं में गिरने से युवक के शरीर में गंभीर चोटें और आई है, वहीं युवक के दोनों हाथ पैर टूट गए हैं, जिसके बाद अब पंचायत समिति सदस्य इंद्रेश पाली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और खुले कुएं और बोरवेल को ढकवाने की मांग रखी गई है। राजस्थान में अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के 20 जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिली है। कल सुबह से ही जयपुर, अजमेर, सीकर, भरतपुर, बूंदी, कोटा सहित सभी प्रमुख जगहों पर घना कोहरा दिखाई दिया। वहीं मौसम विभाग की तरफ से आगामी 29 दिसंबर तक सर्दी बढ़ने और कोहरे की चादर रहने की चेतावनी दी गई है। साथ ही अचानक हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश भर में कल देर शाम से दिन भर रिमझिम बारिश का दौर देखा गया, तो वहीं अब मावठ की बारिश कही जाने वाली ये बारिश से पूरे किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। ऐसे में जयपुर राजधानी में हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ किसान हैं, उनकी खेत में मावठ ये बारिश होने से आप फसल देख सकते हैं, काफ़ी रौनक यहां पर नज़र आ रही है। और इस फसल में मावठ होने से किसानों के चेहरे पर भी रौनक नज़र आ रही है। हमारे साथ में यहाँ से कुछ किसान हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि मावठ हुई है, कैसा लग रहा है ये जो बारिश हुई है, क्या फसल को नुकसान देगी या फायदा? फायदा देगी। जितनी बारिश आएगी उतनी गेहूं के लिए, सरसों के लिए, चनों के लिए, मटर के लिए, हर चीज़ के लिए ही देसी घी मिल रहा है। फसल के लिए बिल्कुल देसी घी मिल रहा है, और ओला गिर जाएंगे तो फिर फसल का नुकसान हो जाएगा। इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब हो, मावठ कब हो? इंतजार कर रहे साहब, 3 महीने हो गए, कब आए बारिश, कब आए बारिश, लेकिन बारिश अब आई है तो हमारे क्या अच्छा हो गया काम। देखिए, बिल्कुल किसानों का कहना है कि बारिश का इंतजार तो हम कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश आई और जिसे मावठ का इंतजार कहते हैं वो हो गई है। और भी हमारे साथ हैं, क्या ये जो बारिश हुई है इससे क्या लगता है कि फसल को फायदा होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फसल होगी। मावठ होते ही फसल मतलब बढ़ने लग जाती है, पैदावार भी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है पैदावार, इसमें अनाज भी ज़्यादा होगा और तूड़ा भी ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर मावठ की बारिश होने से पैदावार बढ़ जाती है। तो ऐसे में मावठ जो बारिश हुई है इसे मावठ कहा जाता है और ये बारिश किसान के लिए एक लाभकारी सिद्ध होगी। कैमरामैन राकेश के साथ सच बेधड़क से मल खान मीणा।